आपका पुनः इस चैनल में एक बार स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गौर साम्राज्य। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि गौर वंश का शासक एक सैफुद्दीन, वो उसने गजनी से, जो गजनी वंश का शासक था, उसे गद्दी से हटा दिया था। और जो गजनी वंश था जो सिर्फ पंजाब और लाहौर तक सीमित रह गया था, उस पर सैफुद्दीन नाम के एक गोर शासक ने कब्जा कर लिया था। तो इससे मैं पता चल गया था, तो गजनी का सिंहासन तो खाली हो गया था। इसके बाद देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। मेन इंपॉर्टेंट मोहम्मद गोरी है। तो वो गजनी साम्राज्य जो वंश था, गजनी जो राज्य था, वहां पर वहां की गद्दी पे वह 1173 1173 ईस्वी को 1173 ईस्वी को मोहम्मद गोरी गजनी की गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, 1173 ईस्वी को मोहम्मद गोरी गजनी गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। और उस समय क्या स्थिति होती है देखते हैं, मैप में जाके देखते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है गजनी। ठीक है, ये है मतलब कि जो सीमा पड़ती थी, ये है गोमल दर्रा, याद कर लीजिएगा, गोमल दर्रा। और ये है खैबर दर्रा। ठीक है, यहाँ पर मुल्तान है, उर्छ है, और ये लाहौर है। तो गजनी साम्राज्य जो था, जो गोरियों ने तो पहले से ही, गोरों ने पहले ही से गजनी को जो शासक थे भगा दिया था, और सिर्फ ये लाहौर पंजाब तक ही सीमित रह गए थे। ठीक है, ये लाहौर पंजाब तक ही सीमित रह गए थे। इनकी जो सीमा थी, क्षमता थी, सिर्फ यहीं तक थी। तो जब मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी को गद्दी पे बैठ जाता है, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वही कि वो पश्चिम की ओर, पश्चिम एशिया जो है उधर अपना सीमा सीमा विस्तार करे। दूसरा रास्ता था कि वह भारत की ओर रुख करे। उस समय पश्चिम पर ख्वारिज्म सम्राट ख्वारिज्म के शासक लगातार गजनी को परेशान किया, और अब गोरवंश के शासकों को भी परेशान कर रहे थे। इसके कारण मोहम्मद गोरी, और जो जो एक इम्पोर्टेंट प्लेस था जो इस एरिया का था, एक खुरासान, जिस पर सभी तुर्क जो थे शासन करना चाहते थे। इधर ईरान में पड़ता है, इधर कहीं पर। तो इस पर भी ख्वारिज्म शासकों ने कब्जा कर लिया। जब ख्वारिज्म शासकों ने खुरासान पर भी कब्जा कर लिया, तो मोहम्मद गोरी अपने आप को सोचता है कि उधर से फिर अपना ध्यान हटा देता है और अपना ध्यान भारत की ओर लगाता है। भारत की ओर लगाने का एक दूसरा कारण भी उसका था कि भारत में आपको पता ही है कि लाहौर पंजाब में अभी भी गजनी वंश के जो वो थे शासक शासन कर रहे थे, छोटी सी जगह पे। तो गजनी और गोर की एक वंशानुगत दुश्मनी चलती थी। तो एक तो उसको उसका बदला लेने का मौका था, दूसरा मौका उसको ये था कि वह मोहम्मद गोरी, जानते हैं आप, बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह मोहम्मद महमूद गजनवी की तरह सिर्फ लूटपाट के इरादे से काम नहीं करना चाहता था। वह एक स्थायी सत्ता, स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और उसे भारत की तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और जो सैन्य सेवा है, सभी स्थितियों के बारे में पहले से ही अवगत था। उसकी कमजोरियों के बारे में पहले से पता था। तो उसे भारत पर आक्रमण करना और वहां पर कब्जा करना उसे ज्यादा आसानी लगा। तो इन दो कारणों की वजह से वह भारत की ओर मुड़ा। अतः अब हमको उसके भारत की ओर आक्रमण करने का रीजन पता चल गया। अब बारी थी वो भारत पर किस रास्ते पर आए। तो इससे भी एक बात
प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो प्रश्न पूछा जाता है महमूद गजनवी किस रास्ते से आया, किस दर्रे को पार करके भारत आया। और दूसरा एक पूछा जाता है कि महबूब मोहम्मद गोरी किस रास्ते, किस दर्रे को पार करके भारत आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर ये खैबर दर्रा है, ये खैबर दर्रा है। यहाँ से महमूद गजनवी इस दर्रे से होकर भारत पर प्रवेश किया था, क्योंकि हिंदू शाही राजवंश पर उसने आक्रमण किया था, वो ज्यादा पास पड़ रहा था, वो इसी के सामने था। इसके बाद मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से आया, गोमल दर्रे से होके आया मोहम्मद गोरी, क्योंकि इसको जो आक्रमण करना था उसे, उसने प्रथम आक्रमण जो सबसे पहले करता है वो मुल्तान पे करता है। तो आपको दिख रहा होगा कि मुल्तान जाने का सीधा रास्ता था। तो मोहम्मद गोरी जो है गोमल दर्रे से भारत पर प्रवेश करता है। अब मोहम्मद गोरी काफी सारे आक्रमण भारत की सीमा पे करता है। उससे पहले इसके थोड़े परिचय जान लेते हैं, जो हमने शुरुआत में नहीं इसका करवाया, मोहम्मद गोरी को जरूर बुरा लगा होगा। देखो मोहम्मद गोरी जो था, उसका जो अन्य नाम से इतिहास में भी जाना जाता है वो एक है सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक, सहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और गुरु वंश का मोहम्मद ये भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं, उसका नाम है इसे मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, या मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ये संस बन्नी प्रधान वंश का था, और ये 1173 की ईस्वी में गजनी की गद्दी में बैठे, तो बता चुके हैं। देखिए लास्ट बार किसी जो भारत की सीमा पर आक्रमण हुआ था, जो मतलब इंपॉर्टेंट आक्रमण कह सकते हैं, जिनसे कुछ प्रभाव पड़ते थे, ऐसे तो छोटे मोटे तो ये गजनी के जो शासक लाहौर पंजाब में भी करते रहते थे, पर इनसे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं थे, क्योंकि भारत उस समय गजनी के जाने के बाद 100 सालों के लिए लमसम मतलब मजबूत स्थिति में आ गया था, जो यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे, पर परिस्थितियां बिल्कुल सुधरी भी नहीं थी। तो 1027 में आखिरी बार मोहम्मद महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया। इसके बाद 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत की सीमा पर आक्रमण किया। यानी मोहम्मद गोरी ने पहला जो आक्रमण किया भारत की सीमा में, वो 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। चलिए इसके जो सैन्य अभियान है इनके बारे में जान लेते हैं। इसके जो प्रमुख हैं, जो इसके अभियान के बारे में जान लेते हैं। हमने अब तक क्या सीख लिया? मोहम्मद गोरी गद्दी पर कब बैठा, दूसरा भारत की ओर उसका रुख करने का कारण क्या था, और अब जब उसने भारत की ओर रुख कर लिया है तो अब वो सबसे पहले कहाँ आक्रमण करेगा, कितने आक्रमण करता है, वो कैसे आता है, क्योंकि इन पर हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रथम आक्रमण जो उल्लेख मिलता है वो जो 1175 में मुल्तान के खिलाफ करता है। मुल्तान में इस्माइल लोग रहते थे। इस्माइल लोग, ये जो इस्माइल थे ये नास्तिक लोग थे, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और गोमुल दर्रा से ही आया था ये। तो 1175 में ये मुल्तान में इस्माइलों के विरुद्ध अटैक करता है, और ये पहली बार मतलब इसका जो भारत में पहला अभियान है। गोमुल दर्रे से होकर इसने तो चलो मुल्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसी मुल्तान से आते हुए इसने सिंध पर भी आक्रमण कर लेता है। आया था मुल्तान पर आक्रमण करने, मुल्तान के बाद ये सिंध पर भी आक्रमण कर लेता है। फिर जब सिंध पर आक्रमण करने के बाद ये वो फिर सिंध को जीत रहता है। इसके बाद यह कहाँ जाता है, ये 1178 और 1179 ईस्वी में गुजरात की ओर थोड़ा जाने की कोशिश करता है। अनहिलवाड़ा में जाने की
कोशिश करता है यहाँ पर ऐसे जो ये आता है तो अनहिलवाड़ा में क्या होता है, उस समय गुजरात का शासक तो कौन था, गुजरात का शासक उस समय चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। जो संपूर्ण गुजरात का जो शासक था मूलराज सेकंड का शासन था। ठीक है, तो जब ये माउंट आबू के पास आता है और इसका जो मुकाबला मूल मूल जो था ये मूल राजद्वितीय इसके भाई भीम द्वितीय से होता है और भीम द्वितीय इसे बुरी तरह से हराता है और यह पराजित सेना को लेकर वापस भाग जाता है। तो इस प्रकार से मोहम्मद गोरी की भारत में ये पहली हार होती है और 1178 ईस्वी में जब मूल राजद्वितीय के शासन काल में भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। अब इन दोनों आक्रमणों में ये मुल्तान की तरफ से आया था। अब जो तीसरा आक्रमण होता है उस पर करता है फिर से ये 1178 पर पुनः आक्रमण 1179 में ये पेशावर को जीतता है। पेशावर पे आक्रमण करने का रीजन क्या था आइए जानते हैं। जब ये माउंट आबू के पास हार जाता है, जब ये मुल्तान सिंध की तरफ से आता है, ऐसे आने की कोशिश करता है और वापस चला जाता है, इसके बाद ये अपना जो मार्ग है बदल देता है भारत पर आक्रमण करने का। ये इधर साइड की ओर जाता है, पेशावर साइड, लाहौर पंजाब जो पड़ते हैं एक साइड, यहाँ से वो आक्रमण करता है। उस समय पेशावर जो था पंजाब के शासन के अधीन था और इसने 1179 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लेता है। पेशावर पर वो 1179 ईस्वी पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद 2 वर्ष बाद वह पुनः 1181 और 1182 ईस्वी में लाहौर की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? लाहौर की ओर बढ़ता है। जब लाहौर की ओर बढ़ता है तो उसका मुकाबला यहाँ पर गजनी वंश का जो सूबेदार कह लें या उसका वंशज कहते हैं खुसरो मलिक शासन कर रहा होता है। कौन? खुसरो मलिक शासन कर रहा होता है। इससे इसका मुकाबला होता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक आत्मसमर्पण कर देता है उसके सामने और बहुमूल्य भेंटें देता है और एक अपने पुत्र को बंदी बना के उसके दरबार में मतलब उसके शरण में सौंप देता है। तो इस प्रकार से खुसरो जो है इस बार आक्रमण में अपनी गद्दी बचा लेता है। लेकिन फिर जब खुसरो जीत जाता है इसके बाद उसने 1100 देवल की ओर कूच करता है और देवल का जो तटवर्ती प्रदेश है उधर वो जीत लेता है। मुल्तान तो पहले जीत चुका होता है। इसके बाद वो पुनः एक बार लाहौर पर कब्जा करता है, आक्रमण करता है 1185 के आसपास और इस बार वो पुनः इस बार जो खुसरो मलिक है उसको जो हरा देता है और उसको मतलब कि हमेशा के लिए अब गजनी वंश का जो अवशेष थे जो गजनी से भग के आए थे, खुसरो मलिक शासन कर रहा था, अब वो अवशेष भी कहिए कि नष्ट हो जाता है कि मतलब कि 1186 में जो गजनी वंश के जो आखिरी निशानियां चल रही थी वो भी नष्ट हो जाती हैं। गोरी उसे खत्म कर देता है। ठीक है, खुसरो मलिक को हरा देता है। तो यानी अब लाहौर और पंजाब पर भी इसका संपूर्ण अधिकार हो गया। अब अभी तक तो ये जो मुस्लिम राष्ट्र से राज्य थे लाहौर, मुल्तान और जो इधर सिंध की तरफ, अब उसका जो एकमात्र उसने हिंदू शासन के तरफ आक्रमण किया था, उसने माउंट आबू में उसे पराजय का सामना करना था। लेकिन देखिए अब उसने तो रास्ता बदल दिया था। अब वो लाहौर से आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा आपको देखना है, पंजाब की ओर आएगा, हरियाणा आएगा। पंजाब मतलब भारत के पंजाब, हरियाणा में तराइन पर देखिए, तराइन पर एक युद्ध होता है, टिंदा पर युद्ध होता है और फिर दिल्ली पर भी कब्जा करेगा आगे। तो ऐसे ही देखिए वो बढ़ता चला आ रहा है। ऐसे ही वो जो दूसरे मार्ग से वो ऐसे ऐसे मतलब कि बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है,
अब इसे समझ लीजिए। अब जब उसका अगला मुकाबला जो होता है उसने चलो जीत लिया, और 1186 में जम्मू के राजा विजय देव के सहयोग से लाहौर के सूबेदार खुसरो मलिक को बंदी बनाया गया, यही बताया मैंने। इसमें जो कि विजय देव ने ही बुलाया था मोहम्मद गोरी को, क्योंकि इसकी आपसी बनती नहीं थी। विजय देव और खुसरो मलिक के आसपास के शासक थे, भारत की यही जो लीला थी, आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उनमें पड़ती ही नहीं थी। इसके बाद एक तराइन का आक्रमण होता है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है 1191 ईस्वी में होता है। उस समय भारत में राजपूत वंशों में पृथ्वीराज तृतीय जो है वो अपने मतलब कि जो सत्ता है साम्राज्य विस्तार पे लगा हुआ था। वो उस समय उसने दिल्ली पर भी तोमरों को हटा के अधिकार कर लिया था। तो जब आक्रमण पड़ता है, जब उसे खबर मिलती है कि मोहम्मद गोरी ने पंजाब भी जीत लिया है या वो भारत की इधर उत्तरी सीमा जो है इधर की ओर उधर के नजदीक आ गया है, तो सतर्क हो जाता है पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कहते हैं राय पिथौरा भी कहते हैं। तो सतर्क हो जाता है। तो फिर 1189 ईस्वी में गोरी जो है वो भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। ये जो भटिंडा है आपका, यहाँ पर 1189 ईस्वी में भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। जब भटिंडा पर अधिकार कर लेता है तो तराइन के युद्ध की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। और तो 1191 ईस्वी को इनके बीच मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन के मैदान पर करनाल में पड़ता है, हरियाणा करनाल में पड़ता है, वहां पर एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। यानी कि जो प्रथम युद्ध है उसका विजेता मोहम्मद गोरी नहीं है और बल्कि पृथ्वीराज तृतीय है। इस जो हार से मोहम्मद गोरी बहुत ही दुखी होता है और वापस पुनः वो गजनी या गोरी साम्राज्य दोनों उसी का था, वापस चला जाता है। जब वो वापस चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो पृथ्वीराज तृतीय है वो जो भटिंडा पर जो था उस पर अधिकार कर लेता है और वहां का जो उसने बनाया था, अधिकार दिया था मलिक जियाउद्दीन तलुकी को, उस वो आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय थोड़ा संतुष्ट हो जाता है और वो आगे की तैयारी के लिए नहीं सोचता है, आगे नहीं बढ़ता है और वापस वही अपने में जो उनके जो काम थे उन्हीं में लग जाता है। लेकिन तराइन का एक दूसरा युद्ध होता है। इसके ठीक एक साल बाद 1100 मैदान पर पुनः एक बार 1192 पे पुनः एक बार तराइन के मैदान पर आमने सामने सेना होती हैं। इस बार भयंकर युद्ध की संभावना नजर आती है। एक तरफ थी मोहम्मद गोरी की सेना जो कि काफी तैयारी करके आया था और दूसरी तरफ थी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की सेना। इधर मोहम्मद मोहम्मद पृथ्वीराज तृतीय तो वो सहायता भी मांगता है अपने आसपास के जो राजपूत शासक थे और जो शासन थे उनसे वो सहायता मांगता है। लेकिन इसे जो एक कन्नौज का जो गहलवाड़ राजा था वो इसकी मदद नहीं करता था, मदद किया, क्योंकि ऐसा जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज तृतीय ने वहां के राजा की जो पुत्री थी उससे विवाह किया था, वो भी राजा की अनुमति के बगैर। तो ऐसे में जो जयचंद जिसे कहते हैं वो साथ नहीं देता है। इस बार मोहम्मद गोरी अपने साथ प्रसिद्ध जो गजनी साम्राज्य के जो 4 वो थे सेनानी थे प्रसिद्ध, उन्हें लाता है अपने साथ, जो कि जिनके नाम थे खारबक, खरमेल, इल्ला, मुकलवा। और खास बात यह है कि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक
भी उसका साथ देता है गोरी का इस युद्ध में। पृथ्वीराज तृतीय के अग्रिम जो दल था, पृथ्वीराज पीआरसी बोलेंगे इसको, पीआरसी थर्ड का जो नेतृत्व था पिछली बार की तरह गोविंद राय कर रहा था और खांडे राय भी कर रहा था, जिसने खांडे राय ने पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को घायल किया था। ये दोनों जो गोविंद राय थे और खांडे राय, ये तीनों मारे जाते हैं युद्ध भूमि में, और जिससे इसकी सेना पे हताश हो जाती है और पृथ्वीराज की जो होती है युद्ध में हार हो जाती है और ये भाग जाता है। लेकिन हिसार के निकट ये पकड़ लिया जाता है। जब ये पकड़ लिया जाता है तो इस पर इतिहासकारों के दो मत हो जाते हैं। ठीक है, इतिहासकारों के दो मत हो जाते हैं। एक चंद्रबाई का मत मिलता है, इसमें कहता है कि चंद्रबाई जो इसका दरबारी इतिहासकार था पृथ्वीराज चौहान का, वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी भाड़ से गोरी की हत्या कर देता है। एक दूसरे इतिहासकार हैं, हजन निसामी एक प्रमुख हैं, उनके अनुसार कहते हैं कि उनके अनुसार क्या मिलती है जानकारी कि पृथ्वीराज चौहान जो है गोरी का अधीनता स्वीकार कर लेता है और कुछ समय तक शासन भी करता है, लेकिन एक षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गोरी से मार देता है। दूसरा जो मत है, इसके प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी के जो सिक्के मिलते हैं उस समय पृथ्वीराज तृतीय के राज्य के, उसमें एक तरफ इसका पृथ्वीराज तृतीय का नाम है और एक तरफ मोहम्मद बिन साम, जिसे मोहम्मद गोरी कहते हैं, उसे उसको उसके नाम दिखते हैं। तो इससे प्रूफ हो जाता है, मतलब कि स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखिए, क्या तराइन का युद्ध भारत के लिए बहुत ही मतलब खतरे का युद्ध था और इसने पूरे रास्ते जो थे खोल दिए थे। अब गोरी को रोकने के लिए लमसम कोई मजबूत शासक नहीं था इधर। फिर वो दिल्ली पर कब्जा करता है। इसके बाद क्या होता है, वह वापस चला जाता है जो तराइन के युद्ध के बाद, और इसके बाद फिर वो एक बार पुनः 1195-96 में वापस आता है। ठीक है, उससे पहले वो चंदावर का युद्ध लड़ता है। चंदावर का युद्ध वो जयचंद से लड़ता है। चंदावर, इसे चंदावर का युद्ध कहते हैं और कभी कभी कन्नौज का युद्ध भी कह देते हैं। चंदावर का युद्ध, चंदावर कन्नौज का ही था। ये 1194 ईस्वी में जयचंद के खिलाफ होता है। कन्नौज आप देखेंगे कि ये एक दोआबा का क्षेत्र था और काफी उपजाऊ क्षेत्र था, और यहाँ पर उसे हराना बहुत ही जरूरी समझता है और काफी सारी सेना लेके आता है। मोहम्मद गोरी 50,000 से ज्यादा घोड़ों की सेना लेके आता है और वो कन्नौज की तरफ कूच कर देता है। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है। बहुत ही शानदार युद्ध होता है। जयचंद काफी कड़ी टक्कर देता है और ऑलमोस्ट लमसम वो विजय की ओर ही होता है। तभी एक जो बाढ़ है, तीर है, वो जयचंद की आंखों में लग जाता है, जो जिससे उसका हाथ गिर जाता है और हाथी भी गिर जाता है। इससे उसकी सेना पे भगदड़ मच जाती है और फिर वो मतलब कि जब नेतृत्व ही नहीं रह जाता है तो मोहम्मद गोरी फिर आसानी से उस पर काबू पा लेता है और विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जब वो विजय प्राप्त कर लेता है तो फिर आगे बढ़ता रहता है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। फिर आगे दिल्ली से जब वो जीतता है, इधर देखेंगे आप चंदावर जीत गया, तो इसके बाद वो जीतेगा, बनारस को लूटेगा, सब कुछ लूटते हुए रहेगा और अनेक महत्वपूर्ण केंद्रों पर वो कब्जा कर लेता है। इसके बाद एक बार पुनः वो आक्रमण करता है 1195-96 में। एक बार पुनः वो आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी। क्यों करता है, इसका रीजन ये है कि
वह बयाना पर आक्रमण करता है। बयाना का आक्रमण जो है यादव के भट्टी राजपूत कुमारपाल के अधीन था और कुमारपाल भागकर थानागिरी के दुर्ग में छिप गया था तथा अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। और जो कि इस प्रकार से उसने 1195-96 में आक्रमण कर दिया। 1195-96 में वो आक्रमण करने के बाद वापस गोर गजनी चला जाता है और वह फिर मध्य एशिया में गोर साम्राज्य या गजनी साम्राज्य गोर साम्राज्य के प्रसार में लग जाता है। और जो इधर का जो है भाग है, जो उत्तर भारत का है, वो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। क्या दे देता है? निर्देश दे देता है, उसके सहारे छोड़ के चला जाता है। अब जो भी करेगा उसके आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा, मतलब कि गोरी की छत्रछाया पे करेगा। जब ऐबक फिर चलता है, ऐबक भी वैसे ही विजय हासिल करता है 1197 में बंदाई को तथा 1199 में चंदावड़ और कन्नौज पर फिर से विजय प्राप्त करता है। इसके बाद वो मालवा को भी जीतता है। इसके बाद सबसे ज्यादा ऐबक की जो सफलता है ड्यूरिंग मोहम्मद गोरी, ना कि जब वो राजा बन जाता है, मोहम्मद गोरी के समय उसकी सबसे बड़ी सफलता है कि वो बुंदेलखंड में काफी सफल होता है। बुंदेलखंड के एरिया में वो काफी सफल होता है। देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। बुंदेलखंड एरिया में वो काफी सफल होता है। बुंदेलखंड में क्या होता है? बुंदेलखंड में कौन कौन से राज्य आते हैं? राज्य क्या आते हैं? कलिंजर का आक्रमण उसका बहुत फेमस है। कलिंजर के आक्रमण में कलिंजर पर वो अधिकार करता है। यहाँ पर कलिंजर पर चंदेल वंश के शासकों का शासन चल रहा था, जो कि उस समय राजा परमार्दो था। काफी ज्यादा मतलब कि करता है, युद्ध लड़ता है, मतलब कि प्रयास करता है, लेकिन घेराबंदी में असफल हो जाता है और लास्ट में वो संधि कर लेता है। संधि क्या कर लेता है? राजा परमार्दी देव की तो मौत हो जाती है और उसके प्रधानमंत्री अजय देव लड़ता है और वो बाद में संधि कर लेता है। इसके बाद जब वो कलिंजर पर जीत लेता है तो इसके बाद वह कलिंजर के दुर्ग को खाली करवा देता है। कलिंजर की दुर्ग पर खूब लूटता है, लूट मचाता है। और जो अजय देव है वो सब अजयगढ़ के निकटवर्ती दुर्ग पर चले जाते हैं। कलिंजर विजय के पश्चात ऐबक फिर महोबा को लूटता है और खजुराहो पर भी लूटता है और यहाँ के जो मंदिर हैं और उनको ध्वस्त करता है, जो भी करता है। इसके बाद ये इन क्षेत्रों का दायित्व वह हसन अर्नल को दे देता है। ये हमने पढ़ लिया कुतुबुद्दीन ऐबक की बुंदेलखंड विजय पर ड्यूरिंग गोरी, जब वो गोरी के क्षेत्र साया पे काम कर रहा था। इसके बाद बिहार विजय और बंगाल विजय, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार विजय और बंगाल, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कुतुबुद्दीन जो अन्य राज्यों में इधर व्यस्त था, बीच में ही मध्य में, तो इसने जो ये इसका एक सेनापति था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो कि गोरे का एक सरदार था। ये इसको बिहार और बंगाल की विजय की योजना बनाता है और 1202 ईस्वी में बिहार की राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण करता है। यहाँ का राजा इंदुमन भीरू बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बख्तियार खिलजी ने यहाँ के जो बहुत ही फेमस जो शिक्षण संस्थान थे, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनको नष्ट कर देता है। प्रश्न इनसे बहुत पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ऑप्शन में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक भी दे देगा और मोहम्मद गोरी भी दे देगा, महमूद गजनवी भी दे देगा। महमूद गजनवी तो इधर आता भी नहीं है, तो आप सोचेंगे मोहम्मद गोरी नहीं है, या महमूद गजनवी सोचेंगे, लेकिन इसका नहीं है। इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका वो रहेगा मोहम्मद बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला की जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उनको नष्ट किया। ठीक है, ये बंगाल पे जीत जाता है और काफी सारा कब्जा कर लेता है, लूटपाट मचाता है, बौद्ध विहारों को नष्ट कर देता है। फिर आगे वो बढ़ता है, बंगाल से जाएगा, देखिए बिहार से वो आगे बंगाल की ओर बढ़ेगा
और बंगाल में भी विजय, बंगाल में उस समय सेन वंश का शासक रहता है, सेन वंश का शासक। और सेन वंश का शासक में उस समय लक्ष्मण सेन शासन कर रहा होता है। सेन वंश में आक्रमण करने की कहानी क्या होती है कि ये एक सिर्फ 18-20 अश्वरोही जो थे उनके साथ ये जाता है बंगाल में, और लोग इसे समझते हैं कि ये कोई घोड़ों का व्यापारी है, क्योंकि उस समय इधर से तुर्कों के साथ अश्वों का व्यापार बहुत ही ज्यादा चल रहा था। और सीधे ये लक्ष्मण सेन के दरबार में घुस जाता है और वहां पर ये अटैक कर देता है। इससे लक्ष्मण सेन को लगता है, भयभीत हो जाता है। लक्ष्मण सेन स्वयं में एक योद्धा होता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो कुछ सोचे। उसे लगता है कि वो बख्तियार खिलजी की सेना, पूरी सेना ने आक्रमण कर दिया है और वह इस डर से कुछ नहीं कर सकता, और वह पीछे के द्वार से भाग जाता है और वह पूर्वी बंगाल की ओर भाग जाता है और पूर्वी बंगाल में ही रहता है, और वहीं से सोनार गांव से कुछ प्रशासन चलाता है, जो भी उसके एरिया में जितना भी कंट्रोल में रहता है। यहाँ वो पूर्वी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल जिसे कहते हैं, बंगाल में लूटपाट मचाता है खिलजी, और लखनौती पर कब्जा कर लेता है। लखनौती पर कब्जा इसलिए कर लेता है क्योंकि ये दक्षिण बंगाल की तुलना में वो उत्तरी बंगाल की ओर जाता है। उत्तर बंगाल में जाने का रीजन ये होता है उसका कि वो बिहार पर नियंत्रण बड़ी आसानी से कर लेगा। देखिए, ये बिहार है, ये उत्तरी बंगाल है और ये दक्षिणी बंगाल है, तो ये इसे सीधा पड़ता था। तो इसने उत्तरी बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, अब इसने बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया। अब बख्तियार खिलजी का जो कॉन्फिडेंस था बढ़ता जा रहा था। अब वो सोचता है कि मैं तिब्बत को भी जीतूंगा। तिब्बत के जाने का रास्ता उसके पास असम से, असम घाटी से होकर जाना था। असम से होकर वो तिब्बत जाएगा। तो ये तिब्बत के लिए बढ़ता है। वहाँ, यहाँ असम में काफी जातियों के लोग इसका विरोध करते हैं, मतलब इससे युद्ध होता है, लेकिन तिब्बत अभियान इसका सफल नहीं होता है और ये वापस, मतलब जीत नहीं पाता है। थक से हार के वापस ये आ जाता है। जब ये वापस आ रहा होता है तो यहीं पर इसकी किसी ने, मर्दन खिलजी नाम के एक इसके सरदार था, 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है। और जो बख्तियार खिलजी ने इसका जो हत्या कर देता है, तो इसके बाद पुनः ये जो था एरिया वापस आ जाता है, तो बंगाल तक ही रह जाता है। तिब्बत पे तो सफल नहीं होता है, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। ठीक है, अभी तक हमने चर्चा कर ली उत्तर भारत में। हम तो गोरी को भूल ही गए। गोरी भी तो गया था अभियानों के लिए। गोरी कहाँ गया था? गोरी पश्चिम एशिया में गया था। हमने उत्तर भारत में तो इनके जो साथी थे, ऐबक, बख्तियार खिलजी, इनके बारे में पढ़ रहे थे। अब देखते, थोड़ा जान लेते भाई गोरी कितना सफल हुआ, जो मिशन पे गया था, जो अपने पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था। देखो, गोरी की बात करें तो गोरी पश्चिम एशिया में या मध्य एशिया में कहिए, महमूद गजनवी की तुलना में कम सफल हुआ। मतलब कि महमूद गजनवी को मध्य एशिया में सफलता ज्यादा मिली, मोहम्मद गोरी को कम मिली। बात उस समय की है 1206 ईस्वी को, 1205 या 1205 ईस्वी की है। ख्वारिज्म का युद्ध होता है। ख्वारिज्म शाह युद्ध लड़ता है अंधखुंद नामक जगह पर। अंधखुंद नामक जगह पर ख्वारिज्म का शासक जो था, ख्वारिज्म शाह और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। तो इस युद्ध में ख्वारिज्म शाह जीत जाता है, और ख्वारिज्म शाह जीतने के बाद सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है। जब ये जीत जाता है ख्वारिज्म शाह, तो इसके पास, मोहम्मद गोरी के पास सिर्फ भागने का रास्ता बचता है। मोहम्मद गोरी के पास पश्चिम से, मध्य एशिया से भागने का रास्ता बचता है। और जब ये पश्चिम की ओर, मतलब कि भारत की तरफ या किधर भागने का रास्ता बचता है,
इसी दौरान जब खबर मिलती है ख्वारिज्म शाह जीत गया है, मोहम्मद गोरी हार गया है, तो एक अफवाह फैल जाती है कि मोहम्मद गोरी मारा गया। अब मोहम्मद गोरी मारा गया तो जो इसके दुश्मन थे, या मतलब जो इसे स्वतंत्र होने की जो प्रबल इच्छा जिनके अंदर पनप रही थी, वो स्वतंत्र होने के लिए ललायत हो जाते हैं। उन्हीं में एक थे पंजाब की खोखर जाति। पंजाब की खोखर जाति जो है वो क्या करती है, लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाती है और वो लाहौर और गजनी के बीच का संचार काट देते हैं। इस कारण से जब बात ये मोहम्मद गोरी को पता चलती है तो 1205 ईस्वी में पुनः वो आखिरी बार 1205 ईस्वी में पुनः वो भारत आता है, इसको ये खोखर जातियों को दंड देने के लिए। इनके बीच युद्ध होता है, खोखर पराजित हो जाते हैं और उनका दमन हो जाता है। इसके बाद वो लाहौर पहुंचता है गोरी, और यहाँ पर लाहौर पहुंचने के बाद वह व्यवस्था स्थापित कर ऐबक को दिल्ली जाने की अनुमति दे देता है। दिल्ली की ओर अब जाइए, और वापस ये गजनी जाने के लिए तैयार हो जाता है मोहम्मद गोरी। जब लाहौर टू गजनी का टिकट बन रहा था इसका, लाहौर से गजनी का, तो तभी जब सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे पर एक जगह है दमयक, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने इसकी छुरा भोग कर हत्या कर दी। यानी कि जो खुशी खुशी वो गजनी जा रहा था, तो अब गजनी उसकी शव यात्रा गई और उसे गजनी में ही उसको दफनाया गया। तो इसमें इस प्रकार से मोहम्मद गोरी का जो चैप्टर क्लोज हो जाता है। दुखद बात ये रहती है कि मोहम्मद गोरी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाता है। मोहम्मद गोरी जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाता है। अब आगे जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मोहम्मद गोरी के बारे में जान लेते हैं, पर जान लिया वो मर गया। इसके बाद उसका मूल्यांकन करने की बात आती है, चरित्र जानने की बात करते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वीर पुरुष भी था। हारने के बावजूद भी वो युद्ध लड़ता रहा। उसके दरबार में विद्वानों का संरक्षण भी था। उसके दरबार के दो विद्वान थे, फखरुद्दीन राजी और नजामी उर्जी। और मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के भी चलाए। उसने, देखिए, मोहम्मद गोरी ने हिंदू आकृति वाले, हिंदू देवी देवताओं के सिक्के चलाए। उन सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी आदि के चित्र अंकित हुआ करते थे, और एक तरफ जिसपे मोहम्मद बिन शाम अंकित हुआ करता था, मोहम्मद बिन शाम। इसने एक दिल्ली वाला नाम के 56 ग्राम के सिक्के भी चलाए। तो इस प्रकार से हमने गौर वंश के बारे में पढ़ लिया। गौर वंश कैसे उदय हुआ, गौर वंश में मोहम्मद गोरी की कैसी मृत्यु हुई, ठीक है। इसके बाद जानेंगे अगला जो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत के बारे में चढ़ेंगे, क्योंकि अब भाई दिल्ली की जिम्मेदारी ऐबक को दे दी गई है। ऐबक क्या सफल होगा या असफल होगा, इस पर हम दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। और गौर साम्राज्य का जो मृत्यु होने के बाद वहाँ कौन शासन करता है, किसको मिलता है भाग, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा, भारत में इस्लामिक सत्ता को है स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद बिन गोरी को जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन गोरी को जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में तुर्क वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, ऐबक को, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, अगले चैप्टर में डिटेल से इन दोनों का अंतर समझाएंगे।
तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपने सुझाव शिकायत जो भी है वो दे देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए बाय बाय।